श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाला ये सेकंड टी20 मैच जो कि इस बार खेला जाएगा रणजीत डाम्बुला इंटरनेशनल करके स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर पिछले जो 5 मुकाबले या और उसके पहले अगर आप जाकर के देखेंगे तो रिजल्ट्स जो निकल करके आए हैं उसकी बेसिस पर ये पिच कैसा रिएक्ट करती है। क्या श्रीलंका के अंदर जैसी पिचेस हैं बाकी की, चाहे वो पल्ले के लिए की हो, चाहे वो कोलंबो की पिच हो जहां पर सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स गेम में आते हैं, क्या वो यहाँ पर भी होता है या यहाँ पर एक यूनिक चीज होती है, जिसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा, जो कि हमने पिछले वाले मैच में पल्ले के लिए स्टेडियम में भी देखा था, जो कि जनरली श्रीलंका के अंदर होता ही होता है। और सेम चीज पिच को लेकर के अगर मैं बात करूं तो वो इंग्लैंड के अंदर भी होता, हमने देखा अभी टेस्ट मैच के अंदर जो इंडिया के खिलाफ चल रहा है फिलहाल इंग्लैंड का। लेकिन फिलहाल हम रहेंगे यहाँ पर डाम्बुला के इस मैदान पर, जिसकी पिच रिपोर्ट को तो समझेंगे ही, लेकिन दोनों टीमों की तरफ से जो सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा उसके लिए कौन से डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगे जो कि ना सिर्फ आपकी टीम में आएंगे बल्कि कप्तान है वो कप्तान भी बन सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, और कौन से ऐसे टॉप के प्लेयर्स हैं जो कि लगभग सभी की टीम में है लेकिन उनको आपको ड्रॉप करके चलना है। पूरा जानने के लिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैच डाम्बुला के मैदान पर खेला जाएगा, मैच होगा 13 जुलाई को शाम को 7 बजे से। और आपको ये भी बता दूं कि सेकंड टी20 मैच है, मतलब पहला टी20 मैच हो चुका है, जिसमें पहले वाले मैच बांग्लादेश की टीम ने 150 प्लस का स्कोर खड़ा किया पहले बैटिंग करते हुए, जिसको चेस करते हुए श्रीलंकन टीम ने बड़ी आसानी से और आराम से स्कोर को चेस करते हुए 7 विकेट से जीता। और आज के इस सेकंड टी20 मैच में जब ये टीम उतरेगी बांग्लादेश के खिलाफ दोबारा, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो रणजीत डाम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इस मैदान के ऊपर अगर मैं इंटरनेशनल टी20 मैचेस की बात करूं तो टोटल 8 ही मुकाबले अभी तक हुए हैं, जिसमें से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैचेस जीती है, 3 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम मैच जीती है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि यहाँ पर आज जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी एक बार फिर से मैच जीतती हुई दिखाई पड़ेगी। एक्चुअली यहाँ पर जो भी टीम ज्यादा बेहतर तरीके से एक्लिमेटाइज करके चलेगी और सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, और उसमें डिपेंड करेगा कि पहली इनिंग का बैटिंग करने वाली टीम ने स्कोर क्या खड़ा किया, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर पिछले 5 मैचेस में टोटल तो 8 मैचेस हुए हैं, लेकिन पिछले 5 मैच की अगर हम बात करें तो स्पिन और पेस के क्या आंकड़े यहाँ पर रहे हैं अगर आप देखें तो स्पिन को टोटल 40 विकेटें मिली हैं, 18 पहली इनिंग में, 22 सेकंड इनिंग में, और पेस को मिली है 31 विकेटें, जो कि अब रेगुलर बेसिस पर चाहे वो पल्ले केले का मैदान हो, चाहे डाम्बुला का मैदान हो, चाहे कोलंबो का मैदान हो, तीनों जगहों पर आप देखते हैं कि स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं पेसर्स के मुकाबले। पेसर्स को जो 31 विकेटें मिली उसमें से 21 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आ गई हैं, तो ये दिखाता है कि पहली इनिंग के अंदर तो यहाँ पर पेसर्स फुल्ली डोमिनेट करते हैं, पिच का फायदा उठाते हैं, शुरुआती पावर प्ले के ओवर्स में मदद तेज गेंदबाजों के लिए होती है या नहीं, उसको भी देखने के लिए अगर आप स्कोर्स की तरफ अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि इन आखिरी 5 के 5 मैच में केवल एक ये वाला मैच रहा है जहां पर पावर प्ले के पहली इनिंग के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रीलंका ने 52 रन बनाए, विकेट इनका गिरा नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग के पावर प्ले के दौरान पहले 6 ओवर में 21 पर 3 विकेटें गिर गई। इस मैच में देखेंगे तो पहले इनिंग में पावर प्ले के दौरान 2 विकेटें गिरी। इस मैच में देखेंगे तो पहली इनिंग में पावर प्ले का स्कोर वेस्टइंडीज का बहुत ही खराब रहा, 42 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी। यहाँ पर न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि पेस बहुत अच्छा खेलती है जनरली, लेकिन उसके भी पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 31 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई, और यहाँ पर 33 पर 2 विकेटें गिर गई न्यूजीलैंड की ही टीम के श्रीलंका के खिलाफ। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मेजोरिटी टाइम्स यहाँ पर होता यही है कि पहली इनिंग का जो पहले 6 ओवर का पावर प्ले होता है नई गेंद से, वो बल्लेबाजों के लिए उतना आसान होता नहीं, उसके बाद बैटिंग के लिए पिच थोड़ी सी बेहतर होती चली जाती है। सेकंड इनिंग के अंदर स्पिनर्स यहाँ पर गेम में आते हैं, हालांकि स्पिनर्स को देखेंगे तो पहली इनिंग में भी विकेटें चटकाते रहे हैं, चाहे आप इस मैच में देख लीजिए 5 विकेट स्पिन को, 6 विकेट स्पिन को, 5 विकेट पेस को, 4 विकेट पेस को। यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड इनिंग के अंदर आकर के 9 विकेटें हैं स्पिन गेंदबाजी को, चूंकि वैसे भी वेस्टइंडीज के पास क्वालिटी स्पिन होती नहीं कि श्रीलंकन टीम को वो आउट कर पाते। बाकी यहाँ पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में 6 विकेट पहली इनिंग में, 3 विकेट सेकंड इनिंग में, तो सब कुछ डिपेंड इस पर भी करता है कि क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग आपके पास कैसी है, पेस बॉलिंग आपके पास कैसी है। तो बांग्लादेश की जो टीम है उसकी पेस अटैक तो काफी अच्छी है निश्चित तौर पर, तो दोनों इनिंग्स में आपको विकेट निकालते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन स्पिन अटैक जो श्रीलंका के पास है वो भी चाहे किसी भी इनिंग में बॉलिंग करे वो भी आपको विकेट निकालते हुए दिखाई पड़ेगी। तो एक्चुअल चीज अगर मैं बात करूं तो टीमों की स्ट्रेंथ पर काफी हद तक रिजल्ट यहाँ पर निकलता दिखाई पड़ेगा। बाकी यहाँ पर स्कोरिंग किस तरीके से हुई है पिछले 5 मैच में, जिसमें ओवरऑल तो आप देखेंगे चेस करने वाली टीमों का डोमिनेशन है। पिछले 5 मैचेस में भी जाकर के देखेंगे तो कुल मिलाकर के 3 मुकाबले जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली ही टीम। बाकी स्पिनर्स का तो डोमिनेशन होता ही है पूरे मैच के दौरान, पहली इनिंग में पेसर्स भी हाईली गेम में रहते हैं। ये बात को ध्यान में रखते हुए जो पिच आज के इस मैच में प्रोवाइड कराई जाएगी खेलने के लिए वो एक्चुअली है कैसी, क्या उसमें डैम्पनेस है या नहीं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर चाहे बात करें चाहे इंग्लैंड के अंदर हम जाकर के देख ले बात कर लें या बाकी जगहों पर, तो डैम्पनेस जो होती है उसका मतलब ये होता है कि पिच थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो पहली इनिंग के अंदर जो होती है गेंद बल्ले पर थोड़ा सा रुक करके आती है, रुक कर कहने का मतलब ये नहीं कि फंस करके आती है, बल्कि आसानी से या थोड़ा सा स्लो गेंद पर आती है, स्पीड गेंद की पिच होने के बाद थोड़ी सी कम होती है। लेकिन सेकेंड इनिंग के बाद वहां पर जब पिच थोड़ी सी हार्ड हो जाती है खेलते खेलते तो और तेजी से बल्ले पर आती है, तो और बैटिंग करना आसान होता चला जाता है। तो क्या वही नेचर रहेगा उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा फाइनल टीम के पहले टॉस के बाद जब अपडेट्स आ जाएंगे, और उसके बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा। तो
तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगहों पर मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का। तो जाइए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर रहेगी श्रीलंका की तरफ से, जो एक्चुअली पिछले मैच में भी थी। प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस ने ओपन किया, परेरा नंबर 3 पर है, अविस्का फर्नांडो, चरित असलंका, दसुन सनाका हैं। और दसुन सनाका पूरे 4 ओवर कर गए पिछले मैच में, और ना सिर्फ 4 ओवर इन्होंने किए, 1 विकेट भी लिया। 7वां, 11वां, 13वां और 15वां ओवर किया, यानी कि मुश्किल ओवर करे, जहां पर मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी लिया। और इन चारों ओवर में केवल रन भी इन्होंने दिए 25 के कम। तो निश्चित तौर पर बॉलिंग बहुत अच्छी करी। जेफरी वांडरसन ने भी पूरे 4 ओवर किए। महेश तीक्ष्ण ने अगर आप देखें तो पावर प्ले में 1 ओवर किया, 1 ओवर मिडिल में किया करके 2 ओवर डेथ में किए। बाकी बिनोरा फर्नांडो ने 3 ओवर किया, नुआन थुसारा ने 4 ओवर किए, चमिका करुणारत्ने से केवल 1 ही ओवर कराया गया। उसके बाद इन्होंने बॉलिंग करी नहीं, पहले मैच ओवर में ही काफी पिटाई हो गई थी इनकी। तो इस तरह से बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं सारे बॉलर्स। बाकी बेंच पर भी इनके पास काफी अच्छे खासे ऑप्शन है। मथीसा पथिराना है, ईशान मलिंगा है, दोनित फैलालागे, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस है। तो अगर उसमें से किसी को खिलाया जाता है तो वो क्या कर सकता है उसको तो आगे देखेंगे ही, लेकिन पहले आप यहाँ पर करियर के आंकड़े देख लीजिए कि ये जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं T20 फॉर्मेट में अभी तक क्या करते दिखाई पड़े हैं, क्या एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। जिसमें ईशान मलिंगा अभी तक इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेले हैं। ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस में 27 मैचेस खेल करके 40 विकेट ले चुके हैं, जिसमें IPL में भी शानदार परफॉर्मेंसेज इनके शामिल हैं। बाकी प्रथम निशंका के 62 मैचेस में 1700 से ज्यादा रन है, 30 का बैटिंग एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग में 33 का एवरेज होता है, पहली इनिंग में 28 का, जो दिखाता है कि सेकंड इनिंग में जब बैटर ज्यादा आसानी से खेल पाते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बल्लेबाजों के भी वो सारे आंकड़े, चाहे वो पूरे करियर के हों, चाहे वो इनिंग के बेसिस पर हो, जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा अविस्का फर्नांडो का रहेगा। 37 T20 मैच में केवल 363 रन है, ये जरूर आप देख करके चलिए। और उसके अलावा अगर आप देखें बाकी प्लेयर, जैसे बॉलर ही अगर कोई, तो जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नुआन थुसारा की ही 18 मैच में 26 विकेटें ले चुके थे इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले। और जो इन्होंने 26 विकेटें अभी तक ली हैं, इसमें जब पहली इनिंग में बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं तो इनको 1 विकेट निकालने में ऑन एन एवरेज 17 विकेटें लगी है, लेकिन सेकंड इनिंग में केवल 10 गेंदें लगी हैं। और ये पिच भी ऐसी है जो सेकंड इनिंग में इनको और ज्यादा मदद देगी विकेट निकालने के लिए, ये भी बात समझ करके चलिएगा। तो इसी तरह से बाकी प्लेयर्स के भी वो सारे स्ट्राइक रेट्स है, बैटिंग एवरेजेस, इनिंग की बेसिस पर आप देख करके चलिए। बाकी रीसेंट फॉर्म जिसमें पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी शामिल है, उसको आप देखना है तो प्रथम निशंका। और खास करके अगर आप बात करें श्रीलंकन टीम की तरफ से ना, तो पहला T20 मैच ये टीम जीत करके आ रही है, परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छी रही इस टीम की। तो इसी टीम की तरफ से ज्यादातर प्लेयर लोगों की टीम में होंगे। पहले तो हम अगर ये देखें कि फैंटेसी की टीम बनाते हुए जब भी आप कोई फैंटेसी ऐप खोलेंगे और प्लेयर सेलेक्ट करना शुरू करेंगे श्रीलंकन टीम की तरफ से ना, तो प्रथम निशंका हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पर चरित असलंका, दसुन सनाका, जो कि पिछले मैच पर बड़े अच्छी 4 ओवर की बॉलिंग करी, इन्होंने विकेट 1 ही लिया। इसके साथ साथ महेश तीक्ष्ण और साथ ही साथ नुआन थुसारा, ये कुल मिलाकर के 6 ऐसे ऑप्शन हैं जो सभी की टीम में है। लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर जेफरी वांडरसे का भी एक नाम है, जो कि काफी हद तक 60% के अराउंड लोगों की टीम में रहेंगे। 50% के अराउंड लोगों की टीम में आपको यहाँ पर कुशल परेरा भी दिखाई पड़ेंगे। मतलब इन दोनों को लेकर के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो इनमें से किसी को लेकर के जाना है या नहीं। और बाकी 6 प्लेयर जो सभी की टीम है, जिसमें प्रथम निशंका ने तो 42 रन बना भी दिए, उसके पहले वनडे मैच सीरीज में भी आखिरी मैच में अच्छा खेले थे। कुशल मेंडिस तो धमाकेदार फॉर्म में है ही। इसके साथ साथ चरित असलंका तो एक ऐसे ऑप्शन है जिनको लोग कप्तान भी बनाएंगे। हालांकि पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं करी, बैटिंग भी जिस नंबर पर करने आए वहां पर उतने मौके मिले नहीं, केवल 8 ही रन बना पाए। दसुन सनाका एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया कि बढ़िया बॉलिंग करी तो बनता भी है इनको टीम में लेना। और उसके साथ साथ महेश तीक्ष्ण ने भी फॉर्म में वापसी करी, 2 विकेट लिए। नुआन थुसारा तो कमाल के बॉलर हैं ही T20 फॉर्मेट के। तो ये जो 6 ऑप्शन जो सभी की टीम में है, वो बनते भी हैं आने के लिए अपनी टीम में। निश्चित तौर पर काफी बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन उसी में जो 2 ऐसे नाम हैं, चाहे वो जेफरी वांडरसे हो जिन्होंने पहले मैच में 1 ही विकेट लिया, और ध्यान रखिएगा ये एक लेग स्पिन बॉलर हैं। और लेग स्पिन बॉलिंग एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है जो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ आप हमेशा यूज करिए। अगर सामने कोई बॉलर टीम के अंदर है और ऐसी पिच भी है जो स्पिन को मदद कर रही है, इनको आप कतई मिस नहीं कर सकते, ये भी आपको मैं सजेस्ट कर दे रहा हूं। लेकिन कुशल परेरा को भी अगर आप देखें तो पहले मैच में 24 रन बनाए, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। तो क्या इनको भी लेके जा सकते हैं 8वें प्लेयर के तौर पर, या किसी दूसरे प्लेयर के जगह पर लेके जा सकते हैं? उसको देखने के लिए हम आगे चलेंगे, बाकी के स्टार्ट्स देखेंगे। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो बिनोरा फर्नांडो भी हैं, यहाँ पर चमिका करुणारत्ने भी हैं, अविस्का फर्नांडो भी हैं। और इन तीनों ने अगर बात करें, अविस्का ने 11 नाबाद की पारी खेली, चमिका पहले ही ओवर में पिट गए, बिनोरा फर्नांडो भी 3 ओवर की बॉलिंग करी, बिल्कुल चले नहीं। तो इन तीनों को लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर क्या आपको भी इग्नोर करना है या ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके तो रिसेंट फॉर्म के आंकड़े आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। और इसको देखने के बाद अगर आप चले आगे बाकी चीजें समझने के लिए, सबसे पहले हेड टू हेड के आंकड़े देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हो T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं। तो प्रथम निशंका के आंकड़े 4 मैच 133 रन 47 का हाईएस्ट स्कोर है। कुशल मेंडिस के 10 मैच
515 रन 50 के ऊपर का एवरेज है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें चरित श्रीलंका के साथ में 183 रन 45 का एवरेज है, कोई विकेट नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना बाकी दोनों को छोड़ करके, चूंकि ये टॉप सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर दसुन सनाका की 11 मैच 174 रन 5 विकेट हैं। नंबर्स तो बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन पहले मैच में चूंकि 4 ओवर की बॉलिंग करी तो निश्चित तौर पर, और ओवरऑल आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत अच्छे हैं नहीं। इसके बाद महेश तीक्ष्ण के 6 मैच 5 विकेट है, जो कि एवरेज आंकड़े हैं। बाकी नुवान तुषार के जरूर 3 मैच में 10 विकेट हैं। तो जो टॉप के 6 ऑप्शन है जो कि सभी की टीम में है ना, उसमें निश्चित तौर पर दसुन सनाका और महेश तीक्ष्ण पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़े अच्छे हैं नहीं। इन दोनों ने कंसिस्टेंटली कभी बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म किया नहीं है। और चरित श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर क्वेश्चन मार्क देता जरूर है, लेकिन ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि आज के इस मैच में भी चाहे वो पथुम निशंका हो, चाहे वो कुशल मेंडिस हो, चाहे वो चरित श्रीलंका हो, चाहे वो अगर बात करें नुवान थुसारा हो, इन चारों को तो आपको कतई ड्रॉप नहीं करना है। ये भी बात क्लियर कट आपको बता रहा हूं। दसुन सनाका निश्चित तौर पर चूंकि 4 ओवर करेंगे, और अगर बॉलिंग जो अटैक रहेगा सेम रहता है आज के इस मैच में भी, तब ये भी काफी वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। लेकिन महेश तीक्ष्ण को लेकर के देखना पड़ेगा आपको कि किस इनिंग की बॉलिंग रहेगी। तो इनकी जगह पर आप निश्चित तौर पर जेफरी वांडर से, तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि एक ऐसे ऑप्शन है जिनको आप कतई ड्रॉप करेंगे नहीं आज के इस मैच में भी, चूंकि एक तो 4 ओवर करेंगे, लेग स्पिनर हैं, और साथ ही साथ इनकी जहां पर महेश तीक्ष्ण की जहां पर क्या आप कुशल परेरा को लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो आंकड़े में देखेंगे तो निश्चित तौर पर इनके आंकड़े टी20 फॉर्मेट में बांग्लादेश के खिलाफ कमाल के हैं। 9 मैच पर 390 रन है, 43 का एवरेज है। तो ये एक ऑप्शन बनता है जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं। हालांकि एक और भी फैक्ट है कि महेश तीक्ष्ण को ड्रॉप करना इसलिए भी और ज्यादा रिस्की हो जाएगा, सामने की टीम में कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो 7 प्लेयर, जैसे आपने देखा ना, ये 6 प्लेयर तो पक्के हैं, तो 7वें प्लेयर के तौर पर या तो महेश तीक्ष्ण या तो कुशल परेरा में किसको लेकर के जाना है, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इसी को समझने के लिए आगे एक और डेटा अगर आप देखें, और वो है वेन्यू का, कि इस मैदान पर किसने कैसी परफॉर्मेंस करी है। तो इस मैदान पर महेश तीक्ष्ण के आंकड़े वैसे ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, 11 मैच में 13 विकेट, हालांकि स्ट्राइक रेट देखेंगे ना तो एवरेज ही है। तो ओवरऑल दिखने में 11 मैच में 13 विकेट जो आंकड़े हैं ना, दिखने में बहुत तगड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखें तो एक मैच में 1 विकेट का आंकड़ा है लगभग, यानी कि 30 से 40 पॉइंट आपको ये दे पा रहे हैं। वहीं पर कुशल परेरा के आंकड़े देखें तो 9 मैच में 224 रन 28 का एवरेज है, मतलब उन्हीं के लगभग उनके भी वही नंबर्स बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप सिलेक्शन परसेंटेज पर जाएंगे तो कुशल परेरा कम लोगों ने टीम में रखा है इनको, लेकिन वहीं पर महेश तीक्ष्ण को देखेंगे तो लगभग सभी लोगों ने टीम में रखा है। तो मामला वहीं पर आकर के फंसेगा लास्ट में, कि अगर आप महेश तीक्ष्ण को लेकर के जाएंगे तो आप पूरी तरह से सेफ्टी के साथ जाएंगे, हारने का चांस आपका कम होगा। लेकिन कुशल परेरा के साथ इन्हीं के जहां पर आप जाएंगे तो ये थोड़े से रिस्की हो जाएंगे, मतलब अगर चल गए तब तो निश्चित तौर पर बल्ले बल्ले है आपकी, नहीं चले तो वन साइडेड हारेंगे आप। ये भी एक बात पक्की तौर पर है। तो अब आप किसके साथ जाना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे स्मॉल लीग में रिस्क, क्या नहीं, वो आप पर डिपेंड करेगा। बाकी कुशल मेंडिस को आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर एक शानदार ऑप्शन है, पथुम निशंका को आपको ड्रॉप करना नहीं है, और साथ ही साथ चरित श्रीलंका भी एक बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। इनको ड्रॉप करना थोड़ा सा निश्चित तौर पर रिस्की रहेगा, हालांकि वो पंट आप ले सकते हैं ग्रैंड लीग की टीमों में। दसुन सनाका जैसा कि आपको मैंने बताया कि 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, इस मैदान पर भी आंकड़े इनके अच्छे हैं। और बाकी बिनोरा फर्नांडो उतना अच्छा खेले नहीं, नुवान तुषारा के 7 मैच पर 9 विकेटें हैं। तो ये सारे प्लेयर तो बनते हैं अपने टीम में आना। बाकी मथीसा पथिराना को अगर मौका मिलता तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बेंच पर जो नाम है उनके भी आंकड़े आप जरूर देख करके चलिए। तो ओवरऑल आपको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि सेफ खेलना है तो किसको लेकर के जाएं, बाकी कौन से ऐसे प्लेयर जो कि 100% टीम में आ गए। जेफरी वांडर से का नाम भी याद रखिएगा, इनको ड्रॉप मत करिएगा लेग स्पिन बॉलर के तौर पर आज के इस मैच में। तो 7 प्लेयर तो आपको मिनिमम लेके जाने ही है श्रीलंका की तरफ से। और बाकी उनके बैटर्स की वीकनेसेस को देखने के लिए प्लेयर बैटल देखें तो पथुम निशंका कैसे प्लेयर है जो मेहदी हसन मिराज की गेंद पर पिछले वाले मैच में आउट हुए थे, 4 गेंद पर 14 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। मुस्तफिजुर पर 16 गेंद पर 21 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है इनको सामने वाली बॉलिंग अटैक के खिलाफ। लेकिन वहीं पर कुशल मेंडिस की बात करें तो सैफुद्दीन ने पिछले मैच में आउट किया, लेकिन 27 रन बनाए भी इन्होंने। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान पर 3 बार आउट हो चुके हैं। तस्किन को बहुत अच्छा खेले हैं, रिशद हुसैन पर भी बढ़िया खेल गए हैं। राइट आर्म फास्ट एक्सप्रेस पेस जो बॉलिंग होती है वो इनको ओवरऑल परेशान करती है किसी भी फॉर्मेट में। 15 बार आउट हो चुके हैं 228 रन बना करके, मतलब एवरेज ही 15-17 के आसपास का है। और सामने की टीम में हालांकि देखेंगे तो तस्किन अहमद जैसा बॉलर है जिसके पास एक्सप्रेस पेस है, लेकिन उनको ओवरऑल इन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। ये भी एक आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी अविस्का फर्नांडो का भी सारा डेटा देख लीजिए, ये भी राइट आर्म मीडियम पेस पर ज्यादातर विकेटें देते हैं। राइट आर्म फास्ट यानी कि एक्सप्रेस पेस पर भी इनको दिक्कतें होती हैं। स्पिन ठीक ठाक खेल जाते हैं, पेस पर दिक्कत है इनको। कुशल परेरा के भी आंकड़े अगर आप देखें तो रिशद हुसैन पर एक बार आउट हुए हैं, पिछले वाले मैच में ही आउट हुए थे ये। और बाकी नजूम अहमद यानी कि थोड़ा सा स्पिन पर फंसते हैं। इसके बाद
बाकी जो खिलाड़ी चाहे चरित असलंका हो, दिनेश चांदीमल हो, कमिंदु मेंडिस हो, दसुन सनाका हो, इनके भी आंकड़े आप देखते चलिए। स्पिन ओवरऑल चूंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती भी है, क्वालिटी तो है सामने की टीम की स्पिन बॉलिंग की, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परेशान तो करेंगे। तस्कीन अहमद और तंजीम हसन साकिब भी एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं सारे डेटा के बेसिस पर। उसको देखने के बाद जब आप बांग्लादेश की टीम की तरफ आते हैं और इनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो तंजीद हसन ने ओपन किया था पिछले मैच में परवेज हुसैन इमॉन के साथ, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसके बाद लिटन दास एक राइट हैंडर, उसके बाद फिर मोहम्मद नईम आ जाते हैं तीसरे लेफ्ट हैंडर टॉप 4 में, और उसके बाद तौहीद हिरदोय हैं, मेहदी हसन मिराज है, समीम हुसैन पटवारी हैं और एक और ऑलराउंडर आ जाते हैं एक लेफ्ट हैंडर के तौर पर, बैटर के तौर पर। अगर आप देखें तो 4 जो इनके पास लेफ्ट हैंडर है ना, इसी वजह से महीश तीक्ष्णा को टीम से ड्रॉप करना वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ये चीज आपको समझ करके चलनी है। और बाकी बॉलर जो हैं उसमें सैफुद्दीन ने शुरुआत करी थी बॉलिंग की, पहला, छठा और 18वां ओवर किया, टोटल 3 ओवर जिसमें 1 विकेट भी मिला। तस्किन ने 3 ओवर किए, फ्लॉप साबित हुए। तंजीम हसन साकिब ने 4 ओवर किए और मेहदी हसन मिराज ने भी 4 ओवर किए। 1 ओवर किया समीम हुसैन पटवारी ने। रिशद हुसैन ने पूरे 4 ओवर करे। तो कहां कहां पर बॉलिंग करते दिखाई पड़े वो नाम मतलब आपके सामने है ही, और बाकी यहाँ पर आपके सामने है बेंच के प्लेयर्स, और उसमें से क्या कोई बेहतर ऑप्शन होगा या नहीं वो भी आप आगे देखेंगे। करियर के आंकड़े जैसे हमने श्रीलंकन प्लेयर्स के देखे थे वैसे आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म की तरफ आए तो देखेंगे क्या कि पहले वाले मैच में तंजीद हसन ने 16 रन बनाए, 38 की पारी खेली वहां पर परवेज हुसैन इमॉन ने। लिटन दास एक बार फिर से फ्लॉप हुए जो कि उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे। मोहम्मद नईम ने 32 नाबाद की पारी खेली, 10 रन बनाए। तौहीद हिरदोय ने 29 रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट लिया। मेहदी हसन मिराज ने 14 नाबाद की पारी खेली। समीम हुसैन पटवारी ने बॉलिंग 1 ही ओवर का किया था, विकेट इनको मिला नहीं। बाकी रिशद हुसैन ने 1 विकेट लिया, विकेटलेस रहे तंजीम हसन साकिब। सैफुद्दीन ने 1 विकेट लिया, विकेटलेस रहे तस्कीन अहमद। बाकी बेंच के प्लेयर तो जो नहीं खेले थे उनका फॉर्म कैसा रहा है तो वो तो आप देखेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर नसीम मोहम्मद काफी बढ़िया फॉर्म में है। मुस्तफिजुर निश्चित तौर पर फॉर्म अच्छा नहीं लगा हुआ है, लेकिन T20 फॉर्मेट के बहुत अच्छे बॉलर हैं। मेहदी हसन के नंबर आप देख सकते हैं, जाकिर अली के नंबर जो रिसेंटली वनडे सीरीज में भी काफी अच्छा करते आए हैं, तो मौका तो मिल सकता है इनको। तो निश्चित तौर पर ये बेंच के 3 प्लेयर हैं जो कि एक बढ़िया और अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके पहले कैसे फॉर्म में थे वो तो आपने देखा। लेकिन अगर आप टीम सिलेक्शन में जाएंगे तो परवेज हुसैन इमॉन लगभग सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। मेहदी हसन मिराज, रिशद हुसैन, ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि लगभग ऑलमोस्ट आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। और मेरा भी सजेशन होगा कि रिशद हुसैन और मेहदी हसन मिराज को आप कतई ड्रॉप कर भी नहीं सकते, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हालांकि मैं परवेज हुसैन इमॉन को सजेस्ट तो नहीं करता, हालांकि पहले मैच में भी 38 रन की पारी खेली, उसके पहले वाले मैचेस में भी 28, 67, 13 ये वनडे सीरीज में इन्होंने खेले थे इनिंग्स, तो काफी बढ़िया दिखाई पड़े हैं श्रीलंका बॉलिंग अटैक के खिलाफ। लेकिन इनको अगर आपको कहीं पर पिक करना भी है ना तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में एज ए डिफरेंशियल ऑप्शन या पिक करिएगा, वरना इनको मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा। हालांकि इनसे बेहतर ऑप्शन में दिखाई पड़ता है मोहम्मद नईम मुझे, उसका रीजन भी आगे बताऊंगा, जिसमें 32 नाबाद की पारी पिछले मैच भी इन्होंने खेली। बाकी एक और ऑप्शन यहाँ पर तौहीद हिरदोय का भी, जो पहले मैच पर तो नहीं चले, वनडे सीरीज में 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई थी, तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं या नहीं। तस्किन अहमद जिनको लेकर के लोग आपको कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि पहले मैच बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी। तंजीम हसन साकिब जिन्होंने वनडे सीरीज में कमाल की बॉलिंग करी थी, लेकिन पिछले मैच में विकेट नहीं मिला तो लोगों ने इनको भी ड्रॉप कर दिया है। सैफुद्दीन जो कि ओवरऑल हमेशा से अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उसके पहले भी बड़े अच्छे फॉर्म में थे, पहला मैच भी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े, इनको भी लोगों ने इग्नोर करके रखा हुआ है। तो क्या एक्चुअली आपको भी इग्नोर करके चलना है? क्योंकि अगर आप 7 प्लेयर देखिए लेकर के चल रहे हैं श्रीलंका की तरफ से, तो जगह ही कितना बचता है 4 प्लेयरों का, तो उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे उसी को देखना जरूरी होगा। उसको देखने के लिए अगर आप आगे बढ़े, हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो श्रीलंका के खिलाफ T20 फॉर्मेट में तंजीद हसन के 2 मैच में केवल 19 रन है। परवेज हुसैन इमॉन का पिछला मैच पहला ही था, 38 रन बनाए। लिटन दास भी कभी चले नहीं, लेकिन मोहम्मद नईम के 2 मैच में 94 रन अब हो चुके हैं, जिसमें एक 62 का हाईएस्ट स्कोर है और एक 32 रन की पारी पिछले ही मैच में खेली। यानी कि 2 मैचेस जब खेले बांग्लादेश के खिलाफ तो बहुत अच्छे दिखाई पड़े हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे भी। हालांकि तौहीद हिरदोय के आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत अच्छे हैं नहीं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप चाहे जिसको भी पिक कर सकते हैं। मैं फिलहाल मोहम्मद नईम के साथ जाऊंगा। बाकी टॉप ऑर्डर बैटर हमारी टीम में आते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी मेहदी हसन मिराज के नंबर्स ओवरऑल तो अच्छे हैं नहीं, लेकिन पिछला मैच जैसा उन्होंने खेला उसको देखते हुए काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। बाकी रिशद हुसैन को आप मिस नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तंजीम हसन साकिब 2 मैच में 1 विकेट है, सैफुद्दीन 6 मैच में 4 विकेट है, लेकिन तस्कीन अहमद के 9 मैच में 10 विकेटें हैं। तो तस्कीन अहमद तो वैसे भी मेरी टीम में 100% आने वाले हैं मेहदी हसन मिराज और रिशद हुसैन के साथ, और जिसमें या तो नईम या तो तौहीद हिरदोय में से कोई एक ऑप्शन होगा। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है
तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि मेहदी हसन मिराज या इवन नईम को भी छोड़ करके आप तंजीम हसन साकिब या मोहम्मद सैफुद्दीन में से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंशियल सेंस जो बनती दिखाई पड़ रहे हैं कि किस बॉलर को कब रखें, बैटर को कब रखें, ये तो आखिरी जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो टेलीग्राम पर होगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं किसको लेके जा रहा हूँ वो आपको मैंने बता दिया, चाहे श्रीलंका की तरफ से हो चाहे बांग्लादेश की तरफ से हो। बाकी इस वेन्यू पर, इस मैदान पर अगर आप देखें तो केवल तस्कीन अहमद ने 3 मुकाबले खेले T20 फॉर्मेट में, 4 विकेट लिए हैं। मुस्तफिजुर यहाँ पर 2 मैच खेल करके 2 विकेट ले चुके हैं। सोरफुल इस्लाम यहाँ पर 4 मैच खेल करके 4 विकेट ले चुके हैं। बाकी बैटिंग यूनिट में से कोई इस मैदान पर खेला है नहीं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें आप क्या देखेंगे कि जो तंजीद हसन है वो नुआन थुसारा पर 2 बार आउट हो चुके हैं। पिछले मैच अभी उन्हीं की गेंद पर आउट हुए थे। ओवरऑल 13 गेंदें उनकी खेली हैं, 2 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी इनको परेशान करता है, राइट आर्म मीडियम पेस पर तो विकेट देते ही हैं। बाकी परवेज हुसैन इमॉन, तीक्ष्णा ने पिछले वाले मैच में लेफ्ट हैंडेड बैटर को आउट किया था, एक बार आउट हुए उनकी गेंद पर। ओवरऑल बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग भी इनको परेशान करती है, ऑफ स्पिन पर भी, जो कि लेफ्ट हैंडर है। तो महीश तीक्ष्णा एक प्रॉपर थ्रेट है इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ अगर आप देखें तो नुआन थुसारा। बाकी मोहम्मद नईम बिनोरा फर्नांडो पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। लेग स्पिन इनको परेशान करती है, और ओवरऑल अगर बांग्लादेश की टीम को ही देखें तो लेग स्पिनर्स पर वो परेशान होते हैं। तो यहाँ पर लिटन दास के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जो कि पथिराना वांडर से और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर ओवरऑल खराब खेले हैं। बाकी तौहीद हिरदोय ये भी थुसारा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। दसुन सनाका ने पिछले मैच में इनको आउट किया था। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 5 बार आउट हो चुके हैं 57 गेंदों पर। मेहदी हसन मिराज को पिछले मैच में महीश तीक्ष्णा ने आउट किया था। बाकी जाकिर अली, समीम हुसैन जो लेग स्पिन के काफी खिलाफ पुअर रहे हैं, तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना उसके खिलाफ जेफरी वांडर से हमेशा एक शानदार ऑप्शन होंगे। तो ये समझ लेने की बात कि श्रीलंकन टीम ओवरऑल डोमिनेटिंग फैक्टर के साथ आ रही है इस मैच के अंदर, और साथ ही साथ बांग्लादेश की टीम की तरफ से 4 से 5 ही प्लेयर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं जो हमारी टीम में आ पाएंगे। तो कप्तान है वस कप्तान का ऑप्शन जो आज के इस मैच में होगा प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस, ये लगभग सभी की टीम के कप्तान है वस कप्तान है। लेकिन उसी में चरित श्रीलंका, रिशद हुसैन और कुशल परार भी ऐसे ऑप्शन है डिफरेंशियल्स जिनको आप ग्रैंड लीग की टीमों में रोटेट कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल टीम स्मॉल लीग की बनेगी उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है, जो कि टॉस का अपडेट आना बाकी है, उसके बाद ही फाइनल टीम बन पाएगी, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो निश्चित तौर पर ऑप्शनल है। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।